भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 लेकर आए हैं। और आज हम भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में कुछ टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि इन टॉपिकों से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमको कृपया करके कमेंट करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते चलें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हम समझते हैं कि आपके इन टॉपिकों से संबंधित जितने भी डाउट हैं सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में जो दिया गया है वह है संवैधानिक उपचारों में विद्यमान समस्याएं। संवैधानिक उपचारों में विद्यमान समस्याएं। तो सबसे पहली बात यह है कि संवैधानिक उपचारों में विद्यमान जो समस्याएं थी उनका निवारण किस प्रकार से किया जाए और समस्याएं क्या थी। पहली जो समस्या थी, सबसे पहली समस्या थी, भारत में उच्चतम न्यायालय में किसी मामले को ले जाने के लिए बड़ी फीस चुकानी होती है। सबसे बड़ी जो समस्या है संवैधानिक उपचारों में विद्यमान बड़ी समस्या ये है कि यदि हम किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में लेकर के जाएं तो उसके लिए हमको एक बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या ये है जो भारत के आम नागरिकों की पहुंच से बहुत दूर है। जो भारत के जो आम नागरिक हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि भारत की काफ़ी जनसंख्या गरीब है। भारत में बहुत ज़्यादा गरीब लोग निवास करते हैं और उनको अगर किसी भी अधिकार का उनके हनन हो रहा है और उनको उच्चतम न्यायालय में उस मामले को लेकर के जाना पड़ रहा है तो उसके लिए उनको बहुत भारी भरकम फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, अर्थात जितना पेमेंट उनके पास नहीं है कि वो किसी मामले को उच्चतम न्यायालय में ले सके। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगली जो समस्या है, उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल। उच्चतम न्यायालय में जो मामले की प्रक्रिया है वह बहुत ही जटिल है, औपचारिक और लंबी है। सबसे पहली बात तो प्रक्रिया जटिल है, दूसरी बात औपचारिक है और तीसरी बात लंबी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है जब कोई मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित हो जाता है। जो आम जनता के लिए निराशा का विषय है, जो आम जनता के लिए क्या है, एक निराशाजनक है, और वकीलों के लिए क्या लाभकारी है। वकीलों के लिए क्या है, लाभकारी, लेकिन आम जनता के लिए बहुत ही निराशाजनक है। किसी भी मामले की यदि सुनवाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी तो उसमें कई साल लग जाते हैं। इनका बेनिफिट सीधा सीधा किनको मिलेगा, एडवोकेट्स को मिलेगा, वकीलों को मिलेगा। इनके आम जनता के लिए तो निराशाजनक है, लेकिन वकीलों के लिए ये चीज फायदेमंद है। अभी जो अगला जो दिया गया है उसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहला जो दिया गया है, ये दिया गया पहला, उच्चतम न्यायालय ने परंपरागत रूप में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वादी प्रतिवादी प्रक्रिया का प्रयोग किया है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किसका प्रयोग किया गया, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया का प्रयोग किया है। दूसरा क्या दिया गया, इसके अनुसार, दूसरा दिया गया इसके अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में आएगा जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। यानी कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में आएगा, कोई अन्य व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं आएगा। तीसरा जो दिया गया है उपचारों के अधिकार से प्राप्त प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया के कारण समाज का वंचित वर्ग, इस प्रक्रिया के कारण समाज का वंचित वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय नहीं पहुंच सका और अधिकारों के बजाय प्रक्रिया ही प्राथमिक बन गई, और अधिकारों के बजाय क्या बन गई, प्रक्रिया जो थी वही प्राथमिक बन गई। अभी यहां पर अगला जो टॉपिक दिया है परिवर्तन की प्रक्रिया, अर्थात किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आया। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया किसके लिए है, मूल अधिकार जो है उनकी रक्षा के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया यहां पर लागू की गई है। सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है, परंपरागत वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली को परिवर्तित करते हुए पहली बार उच्चतम न्यायालय ने किसी तीसरे व्यक्ति को वादी प्रतिवादी प्रतिक्रिया, वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली में परिवर्तन करते हुए, वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए, जो पहले दिया गया था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी भी तीसरे व्यक्ति को या समूह को, किसी भी तीसरे व्यक्ति को या समूह के अधिकारी को रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में आने की इजाजत दे दी गई है। किसी भी तीसरे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में आने की इजाजत दे दी गई है। अगला जो फैक्ट यहां पर है, अगला फैक्ट दिया गया है
कि यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है केवल वही व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में आ सकता है। लेकिन फिर इसमें परिवर्तन करते हुए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है उस व्यक्ति के अलावा भी कोई और व्यक्ति उसकी तरफ से वहाँ पर दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। कोई भी अन्य व्यक्ति हो वह दायर कर सकता है या फिर कोई समूह हो वो भी यहाँ पर दायर कर सकता है। अगला जो फैक्ट निकल कर क्या है, उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि एक पोस्ट कोड अथवा समाचार पत्र की एक पोस्टर कार्ड अथवा समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी याचिका माना जाएगा। अर्थात एक पोस्टर कोड और जो समाचार पत्र है उसको भी क्या माना जाएगा, याचिका माना जाएगा। अर्थात समाचार पत्र के मध्य से भी जो आपको समाचार पत्र में यदि प्रकाशित हो जाएगा तो उसको भी यहाँ पर याचिका मान लिया जाएगा। इसमें भी संशोधन किया गया है। अगला जो फैक्ट निकल कर क्या है उसमें दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की पहल की गई है। क्या लेते हुए, स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की पहल की गई है। किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला जो फैक्ट यहां पर निकल करके आ रहा है, उच्चतम न्यायालय की इसी परिवर्तित प्रक्रिया को जनहित याचिका का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, जनहित याचिका का नाम दिया गया है, जो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर यह प्रक्रिया परिवर्तित की है। इसलिए जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका भी नाम दिया गया है। इसलिए जनहित जो याचिका है उसको क्या दिया, नाम दिया गया है, सामाजिक हित याचिका भी नाम दिया गया है। अतः उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत सुने जाने के अधिकार का विस्तार दिया गया। अनुच्छेद नंबर 32 में संपूर्ण रूप से विस्तार दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में किस प्रकार से किसी का यदि मूल अधिकार का हनन हो तो कैसे वहां पर आप याचिका दायर करेंगे। संपूर्ण जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3। अब भाग 3 के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फैक्ट अर्थात बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आते हैं। भाग 3 क्या है, भाग 3 पहला क्या है, अधिकारों के प्रकार। भाग 3 में अधिकारों के प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार को क्या कहेंगे, विधि के समान अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यानी कि विधि अर्थात कानून, विधि मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देख लेंगे विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले दिया गया प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि हर एक व्यक्ति जो भारत के अंदर निवास करता है को विधि के समक्ष समान होगा। अर्थात जो विधि होगी अर्थात कानून होगा उसके समक्ष सभी समान होंगे जो लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। ऐसा नहीं होगी कोई अमीर है तो उसके लिए अलग विधि है, गरीब है तो उसके लिए अलग विधि है, मुस्लिमों के लिए अलग विधि है या फिर हिंदुओं के लिए अलग विधि, ऐसा कुछ नहीं है। विधि के समक्ष सब समान है। जिसने मर्डर कर दिया है उसको सजा होगी और उसी कानून के तहत सभी को ही सजा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से संबंधित हो, कितना भी व्यक्ति अमीर हो या फिर कितना भी व्यक्ति गरीब हो। दूसरा जो फैक्ट निकल कर के आ रहा है, दूसरे में दिया गया है, इसे अंग्रेजी या ब्रिटिश विधि से लिया गया है। इसे किससे लिया गया, अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश विधि से लिया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। जिसके अनुसार विधि के समक्ष, विधि अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। अगला जो फैक्ट दिया गया है, व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा हैसियत, व्यक्ति की चाहे पद कुछ भी हो, प्रतिष्ठा कुछ भी हो, चाहे हैसियत कुछ भी हो, क्यों ना हो, उस पर समान विधि लागू होगी। अर्थात उस पर समान विधि ही लागू होगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि किसी पद पर बैठा है तो उस पर कोई अलग विधि लागू होगी, सभी पर समान विधि लागू होगी और कानून के समक्ष सभी समान है। अगला जो फैक्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, आम व्यक्ति और प्रशासन के अधिकारियों के लिए भी एक समान विधि है। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आम व्यक्ति हो या फिर प्रशासन के अधिकारी हो, सभी के लिए एक समान विधि है, सभी पर एक समान विधि लागू होगी। इसके लिए विधि के समक्ष समानता का विचार, विधि के शासन और विधि की सर्वोच्चता का विस्तार है। विधि के समक्ष समानता और विधि के शासन की सर्वोच्च विधि का विस्तार है। अर्थात चाहे कोई गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर कोई आम आदमी हो, सभी के लिए क्या है, एक समान विधि है। इसी को ही कहेंगे विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता आपके समझ में आ गई, आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 का 2 में भी दिया गया कुछ फैक्ट। इसमें दिया गया विधि का समान संरक्षण।
विधि का समान संरक्षण। इंपॉर्टेंट ये है कि विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, इसका विचार कहाँ से आया, यह अमेरिकी विधि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका की विधि से लिया गया है विधि का समान संरक्षण। अब इसके जो फैक्ट दिए गए उनको एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या है, सामान्य संरक्षण का अभिप्राय। सामान्य संरक्षण का अभिप्राय किससे है, समाज के वंचित लोगों के संरक्षण से है। जो समाज के वंचित लोग हैं उनके संरक्षण से ही अभिप्राय है किसका, विधि का समान संरक्षण। इसलिए समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए पृथक विधि का निर्माण किया गया है। समाज के जो वंचित लोग हैं उनके लिए पृथक विधि का निर्माण किया गया है। वंचित से तात्पर्य यह है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो इकोनॉमिकली जो पिछड़े हैं, ठीक है, और जो सामाजिक पिछड़े हैं, उन सभी के लिए एक पृथक विधि का इस्तेमाल किया गया है। यह समानता का सार्थक अर्थ है। यह समानता का क्या है, एक सार्थक अर्थ है, जिसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। जिसका मतलब क्या है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, अर्थात असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार होगा। अगर परिस्थिति समान होगी तो समान व्यवहार होगा, लेकिन यदि परिस्थिति असमान होगी तो असमान व्यवहार होगा। आप आरक्षण के बारे में देख सकते हैं कि SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। कारण क्या है इसका, कि वो लोग आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, जबकि SC ST और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। तो सभी को एक लेयर में अर्थात एक स्थान पर, उनके लिए एक ही स्थान का निर्धारण करने के लिए क्या कर दिया गया, वहां पर रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। इसी से तात्पर्य है कि समान व्यवहार होगा किसके लिए, समान परिस्थिति के लिए, अर्थात दोनों के लिए समान परिस्थिति क्रिएट कर दी जाएंगी। अभी यदि एक मोटे मोटे उदाहरण की बात करूं तो एक व्यक्ति यदि अरबपति है तो उसके बच्चे पढ़ सकते हैं दिल्ली में जाकर के, लेकिन यदि एक बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति है तो वो गांव में ही पढ़ेगा। तो दोनों को एक स्थान पर, दोनों को एक जगह महत्व देने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि उनकी मेरिट 90+ पहुंच जाएगी, और SC OBC जो लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से उनकी मेरिट थोड़ी कम लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक समानता का अभाव, समानता का यहाँ पर प्रतीत होगी। भेदभाव का आधार। भेदभाव का आधार क्या है, सबसे पहला आधार क्या है, भौगोलिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। बोला जा सकता है कि तुम उत्तर प्रदेश से निवास करते हो, तुम पश्चिम बंगाल से निवास करते हो, तुम हरियाणा से हो, तुम दिल्ली से हो। तो भौगोलिक आधार पर भेदभाव से ये तात्पर्य है। उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती राज्य में रहने वाले निवासियों के लिए सैनिक और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में कद में छूट दिया गया है। कहाँ पर, जो लोग पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में जो रहते हैं उनके लिए सैनिक और अर्धसैनिक बल दोनों में किस में छूट दी गई है, कद में छूट दी गई है, जो कहां पर रहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक वंचित स्थिति के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। जैसा कि भारत में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उत्थान के लिए, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उत्थान के लिए, दोनों के लिए क्या किया गया है, एक प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इन टॉपिकों से संबंधित जो टॉपिक आज हमने कवर किए हैं उनसे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो कृपया करके लाइक कमेंट करें। हम अगली वीडियो में उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।